हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा फ्योल के प्रिंसिपल आज स्टार्ट करने हैं। टेलर के सारे प्रिंसिपल, सारी टेक्निक हम फिनिश कर चुके हैं। बेटा बात स्टार्ट कर रहे हैं फ्योल के प्रिंसिपल से। सामने देखना आप सब। बेटा बात कर रहे हैं फ्योल के प्रिंसिपल से स्टार्ट। बेटा 14 प्रिंसिपल ऐसे हैं जिन्हें फ्योल ने दिया है। बेटा सबसे पहले बात करेंगे डिवीजन ऑफ वर्क की। डिवीजन ऑफ वर्क, बाबू समझना जरा इसको। बेटा फ्योल कहता है एक ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम परफॉर्म करती है सबसे पहले उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लो। The whole work should be divided into smaller parts। ठीक है ना, आप बहुत सारे काम करते हो, ठीक है ना। आप क्या करो बेटा, उस काम को बेटा उस टोटल वर्क को डिवाइड कर लो इनटू स्मॉलर एंड मैनेजेबल एक्टिविटी जिनको आप मैनेज कर पाओ। बेटा एंड द स्मॉलर एंड मैनेजेबल टास्क मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय अ ट्रेन्ड पर्सोनल। बेटा उन स्मॉलर काम को आप ट्रेन्ड पर्सोनल से परफॉर्म कराओ, और अगर एक ट्रेन्ड पर्सोनल उस काम को बार बार करेगा देन ही और शी विल बिकम एक्सपर्ट इन दैट। बेटा डिवीजन ऑफ वर्क लीड टू स्पेशलाइजेशन। एग्जाम्पल जिससे ज्यादा क्लैरिटी आने वाली है। बेटा किसी बैंक को एज्यूम करो, बैंक इज अ ऑर्गेनाइजेशन। बेटा टोटल वर्क अगर देखोगे बैंक बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। कहता है बेटा आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फ्योल आपने वर्क को डिवाइड करना है। डिवीजन ऑफ वर्क, The total work must be divided into smaller and manageable task। छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो। हर स्मॉलर और मैनेजेबल टास्क को हम क्या बोलते हैं बेटा, इट इज नोन एज जॉब। हर स्मॉलर और मैनेजेबल टास्क को हम क्या बोलते हैं बेटा, जॉब बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए बैंक क्या क्या करता है। आप सोचो बेटा बैंक क्या क्या करता है। बाबू बैंक अकाउंट खोलता है क्या, सेविंग बैंक, करंट अकाउंट, एफडी, आरडी, एमओडीएस। बैंक लोन देता है बेटा बहुत सारे तरीके के। बैंक चेकबुक इशू करता है, बैंक एटीएम, लोकर फैसिलिटी, आपके यहाँ पर बहुत सारी पेमेंट करता है, कलेक्शन करता है, बहुत सारे काम करता है। बेटा क्या बैंक का फंक्शन ऐसे होता है कि बैंक में अगर 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय को बोल दिया जाता है कि आपने क्या करना है, 200 क्लाइंट को, 200 कस्टमर को हैंडल करना है। 200 कस्टमर के अकाउंट भी आप खोल दो, लोन भी आप कर दो, चेकबुक भी आप दे दो, एटीएम भी आप दे दो, लोकर भी आप देख लो। ऐसे कहा जाता है 10 एम्प्लॉय को। नहीं बेटा, बैंक में काम करने का तरीका क्या है, एक एम्प्लॉय एक ही काम कर रहा होता है। एक बंदा कैशियर पे बैठा है तो कैश काउंटर पे ही बैठा रहेगा, कैश ही गिनता रहेगा। बेटा बैंक ने क्या करा बेटा, अपने टोटल वर्क को डिवाइड करा स्मॉलर पार्ट में कि ये कैश कलेक्शन काउंटर है, यहां से कैश पेमेंट होगी। बेटा हमें चेकबुक एटीएम इशू करना है। बैंक ने क्या करा, अपने काम को डिवाइड कर लिया इनटू स्मॉलर एंड मैनेजेबल टास्क, एंड ईच स्मॉलर एंड मैनेजेबल टास्क इज परफॉर्म्ड बाय अ ट्रेन्ड पर्सोनल। कैश के लिए बेटा एक ट्रेन्ड पर्सोनल रिक्रूट करा जिसको ट्रेनिंग आप दे चुके हो। बेटा वो पर्सन क्या कर रहा है बेटा, डेली बेसिस पर बस कैश ही काउंट कर रहा है और कुछ कर ही नहीं रहा। बेटा सालों साल जब वो कैश काउंट करता है बेटा, देन ही और शी विल बिकम एक्सपर्ट इन दैट। डिवीजन ऑफ वर्क लीड टू द स्पेशलाइजेशन। आप सोचो बेटा उस पर्सन की पहले दिन स्पीड क्या होगी कैश काउंट करने की, और 1 साल बाद क्या होगी, और 2 साल बाद क्या होगी, और 5 साल बाद क्या होगी। सर डिवीजन ऑफ वर्क ऑलवेज लीड टू द स्पेशलाइजेशन। आप सोचो बेटा आपका स्कूल, आपके स्कूल को बेटा क्लास 12 क्लास पढ़ानी है, ठीक है ना, सिलेबस है बेटा। क्यों करा सीबीएसई ने इसको 5 पार्ट में डिवाइडेड? ऐसे नहीं कर सकते थे, एक बुक बना देते सारे सब्जेक्ट में लाके, और एक ही टीचर अपॉइंट कर देता, आपका स्कूल ही पढ़ाया जा जरा 5 सब्जेक्ट। सर कभी स्पेशलाइजेशन अचीव नहीं हो सकता। क्या करा बेटा, द टोटल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क। टोटल वर्क को बेटा डिवाइड कर दिया छोटे छोटे सब्जेक्ट में, एंड देन ईच सब्जेक्ट मस्ट बी टीच बाय अ स्पेशलाइज्ड और ट्रेन्ड पर्सन। और जब ट्रेन्ड पर्सन बेटा एक ही सब्जेक्ट सालों साल पढ़ाता जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, अपने आप एक्सपर्ट बनेगा बेटा उसमें। समझ आई बात। डिवीजन ऑफ वर्क लीड टू द स्पेशलाइजेशन। ये बेटा स्पेशलाइजेशन की तरफ पहुंचने का एक रास्ता है। क्लियर? बढ़े आगे बेटा, बढ़ाएं बात को आगे। बेटा सेकंड प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा 5 या 6 पढ़ने के बाद एक बार रीड करेंगे इसको नोट से, आप सामने देखते चलो। बेटा सेकंड प्रिंसिपल है फ्योल का अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन
एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर टास्क। बेटा अथॉरिटी का मतलब कुछ और नहीं, पावर है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और नहीं बेटा, जिम्मेदारियां, ऑब्लिगेशंस का नाम है, ठीक है ना। और बेटा फ्योल कहता है देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए। अथॉरिटी मस्ट अकंपनी विद द इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट अकंपनी विद द इक्वल अमाउंट ऑफ अथॉरिटी। बेटा अगर आप एक इंसान को सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी दोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे, बेटा पक्का वो पावर को मिसयूज करेगा। आप एक इंसान को सिर्फ पावर दे दो और बेटा कोई जिम्मेदारी मत दो, बेटा वो पावर मिसयूज होगी, लिख के देख लो बेटा, बंदा हिटलर ही बनेगा। और बेटा एक इंसान को आप सिर्फ जिम्मेदारी दोगे और पावर नहीं दोगे बेटा, तो बाबू इट विल क्रिएट अ फीलिंग ऑफ डिससैटिस्फैक्शन एंड डिसकंटेंटमेंट। समझाने के लिए एग्जांपल दे देता हूं आपको, पढ़नी भी है केस स्टडी, पहले ही बता देता हूं आपको। बेटा प्रोडक्शन मैनेजर ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज को ऑर्डर दिया कि इस महीने मुझे 500 यूनिट तैयार चाहिए। एम्प्लॉइज ने कहा ठीक है सर तैयार मिलेंगी। ये क्या दिया, अथॉरिटी दी रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो जिम्मेदारी है कि 500 यूनिट बनानी है आपको, ठीक है ना। बेटा एम्प्लॉइज ने कहा सर ठीक है आप गोडाउन की दे दो, हम रॉ मटेरियल निकाल लेंगे एज पर नीडेड, क्योंकि 500 यूनिट बनानी है बेचनी है इस महीने, तो हमें 500 यूनिट रॉ मटेरियल भी चाहिए, आप गोडाउन की दे दो, हम तैयार रखेंगे बेटा 1 महीने में बनाकर। हुआ क्या बेटा, प्रोडक्शन मैनेजर ने की देने से मना कर दिया। सर टारगेट अचीव होंगे? सर जब आपने रॉ मटेरियल ही नहीं दिया तो किस फिनिश गुड्स की बात कर रहे हो? बेटा टारगेट अचीव नहीं हुए, क्या प्रोडक्शन मैनेजर ब्लेम कर सकता है एम्प्लॉय को? नहीं बेटा, क्यों नहीं कर सकता? रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट अकंपनी विद द इक्वल अमाउंट ऑफ अथॉरिटी। जितनी जिम्मेदारी दे रहे हो उसके बराबर की अथॉरिटी तो दो, और जितनी अथॉरिटी दे रहे हो उसके बराबर की जिम्मेदारी तो दो। इफ ओनली अथॉरिटी इज ग्रांटेड तो बेटा 100% चांसेस है मिस यूटिलाइजेशन के। इफ ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ग्रांटेड 100% चांस है बेटा डिसकंटेंटमेंट और डिससैटिस्फैक्शन के। देयर शुड बी अ बैलेंस। एक बात मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, जब एक इंसान को आप अथॉरिटी देते हो ना, हमेशा बेटा उसको उसकी अथॉरिटी का मैक्सिमम स्कोप जरूर बता दो। जब किसी भी इंसान को आप पावर दो ना, तो मैक्सिमम स्कोप बता के पावर दो बेटा, कि आपने मैक्सिमम पावर कितनी दी है उसको। अगर बेटा आपने सिर्फ अथॉरिटी दी और पावर नहीं बताई तो बेटा फिर तो बहुत ज्यादा चांसेस है मिसयूज होने के। आपके पेरेंट्स ने कह दिया बहुत बड़े रजवाड़े कि आप पैसे खर्च कर सकते हो, सर मैक्सिमम स्कोप नहीं बताएंगे ना, 2 दिन में उजाड़ के आ जाएगा बच्चा सब कुछ, ठीक है ना। ऐसे किस्से आपने भी बहुत देखे हैं दुनिया में, मैंने तो बहुत ही देखे हैं बेटा। होता है ना बेटा, बच्चा फिर हाथ से ही निकलता है बेटा। सिर्फ अथॉरिटी दे दोगे, कोई जिम्मेदारी नहीं दोगे तो बेटा कभी हाथ नहीं आएगा। क्लियर बात, समझ आई बेटा? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल बेटा ये थोड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इन प्रिंसिपल में से बहुत सारों का यूज होगा ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में, जो हमारा अगला चैप्टर है, ठीक है ना। मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैंने प्लानिंग के बाद प्रिंसिपल जान के उठाया ताकि ऑर्गेनाइजिंग में आसानी हो हमारे को। बेटा थर्ड प्रिंसिपल फ्योल का है डिसिप्लिन। बेटा ये डिसिप्लिन प्रिंसिपल 3 बातें कहता है, ठीक है ना। 3 बातों से पहले एक और बात बता देता हूं, ऑल्दो मेरे को ज्यादा चर्चा उस बात पे करनी नहीं है, क्योंकि वो बात कहीं ना कहीं और भी आएगी बेटा। बेटा ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन का मतलब क्या है, पहले बेसिक सा मतलब बता देता हूं कि देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं। क्वांटिटी बेटा कहीं 1000 कहीं लाख हो सकती है, ठीक है ना। कल मैंने एग्जांपल दिया था इन्फोसिस का और जोमेटो का, कई लाखों में भी एम्प्लॉय हो सकते हैं बेटा, कई लाखों में एम्प्लॉय हो सकते हैं। हो सकता है बेटा डाइवर्स बैकग्राउंड से हो, आप सबका बेटा फैमिली बैकग्राउंड अलग है, आप सबका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग है बेटा, आप हो सकता है बेटा अलग अलग रिलीजियन को मानने वाले हो, आप हो सकता है बेटा अलग अलग शहरों से हो सकता है बेटा अलग अलग लैंग्वेजेस को बोलने वाले हो। तो बेटा बहुत कुछ डिफरेंट होता है एम्प्लॉइज में। जब आप 2 लाख 2.5 लाख होते हो बेटा, सारे एक रीजन के नहीं हो सकते, सारे एक रिलीजियन के नहीं हो सकते, सारी एक कास्ट के नहीं हो सकते, सारे एक जैसे फाइनेंशियल बैकग्राउंड के नहीं हो सकते बेटा। आप सब में बहुत सारी चीजें अलग है, लेकिन एज पर ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन आपको एज अ टीम काम करना है। इतना सब कुछ अलग होने के बाद भी आपको एज अ टीम काम करना है, ठीक है। ये बात अगर याद नहीं भी रहेगी तो भूल जाना, कोई टेंशन नहीं है मेरे को, लेकिन जो अगली मैं 3 बातें बताने वाला हूं वो नहीं भूलनी आपको बेटा। डिसिप्लिन मतलब टोटल 3 चीजों को फॉलो करना। कौन कौन सी 3 चीजें?
बेटा सबसे पहली चीज है ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जनरल रूल एंड रेगुलेशन को पूरा करो। दूसरी चीज है बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आपका जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें लिखे गए सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को पूरा करो। एंड थर्ड वन इज कमिटमेंट। लो जी प्यारे बच्चों, इन तीनों पे चर्चा करते हैं। बेटा एज पर ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन प्रिंसिपल आपको ऑर्गेनाइजेशन के जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन भी पूरे करने हैं, आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखे हुए भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पूरे करने हैं। इसकी बात थोड़ी देर में, पहले इसकी बात करता हूं। बेटा ऑर्गेनाइजेशन के कुछ जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, जैसे कि बेटा आपकी एंट्री 10 बजे ही है, 10:01 पे आओगे, एंट्री नहीं होगी। ये ऑर्गेनाइजेशन का जनरल रूल है। नो स्मोकिंग इन द बिजनेस प्रेमाइसिस। एक बार आप बिजनेस प्रेमाइसिस में एंटर कर गए, यहां इस एरिया में ना तो बेटा स्मोकिंग कर सकते हैं ना ड्रिंकिंग कर सकते हैं, ये रेस्ट्रिक्टेड है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलाउड नहीं है। बाहर आप कुछ भी करो, ये जनरल रूल्स एंड रेगुलेशन है। लेकिन बेटा कुछ रेगुलेशन आपके ऊपर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट से लगाई जाती है। सर मैंने इसकी चर्चा 11th क्लास में भी बहुत की है, स्टाफिंग चैप्टर में भी की है। सिलेक्शन प्रोसेस का 8 स्टेप होता था बेटा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, याद है ना बेटा? बेटा नौकरी करने के रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ नौकरी करने के रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे कि बेटा आपकी सैलरी कितनी होगी, आपको छुट्टियां कितनी अलाउड होंगी, आपका ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, आपको बेटा लेदर शूज लेदर बेल्ट पहननी है, आपको क्लीन शेवन होना है, आपको एप्रन पहनना है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन और भी हो सकते हैं बेटा जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखे होते हैं। बेटा डिसिप्लिन प्रिंसिपल कहता है आपको ये भी पूरे करने हैं, आपको ये भी पूरे करने हैं, ठीक है ना। अब आता हूं मुद्दा कमिटमेंट पर। सर ये बात मैं नोट्स में नहीं लिखता और जनरली केस स्टडी यहीं से आती है। अब ये बात बहुत आराम से समझना, कमिटमेंट मतलब प्रॉमिसेस। बेटा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों पे लगती है कमिटमेंट वाली बात, सुन लो बेटा। ये दोनों बात सिर्फ एम्प्लॉई पे लगती है। एम्प्लॉई के लिए बेटा मैं वर्ड लगाता हूं डबल ई, एम्प्लॉई के आखिर में डबल ई आता है ना बेटा, तो डबल ई, ठीक है ना। लेकिन कमिटमेंट वाली बात दोनों पे लगती है, एम्प्लॉयर पर भी और एम्प्लॉई पर भी। यानी कि प्रोमिसेस एम्प्लॉयर को भी पूरी करनी है, एम्प्लॉई को भी पूरी करनी है। एक एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करता हूं कमिटमेंट का क्या मतलब होता है। बेटा इस बार ऑर्गेनाइजेशन को एक बड़ा ह्यूज ऑर्डर मिला और ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि ये ऑर्डर नॉर्मल वर्किंग आवर में पूरा हो नहीं सकता। ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉई को रिक्वेस्ट करा कि आप सब ओवर टाइम काम कर दो, एक शिफ्ट और लगाओ, आज से लेकर जब तक ऑर्डर पूरा नहीं हो जाता, 3 महीने हो रहा है, 3 महीने के लिए डबल शिफ्ट काम कर लो। जैसे ही हमारा ये सामान बिकेगा हम आपकी सैलरी डबल कर देंगे, 1.5 गुना कर देंगे। कुछ भी कमिटमेंट कर दिया एम्प्लॉयर ने। बेटा एम्प्लॉई ने 3 महीने डबल शिफ्ट काम करा, टारगेट अचीव हुए, गुड्स प्रोड्यूस हुए, बिक गए, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। लेकिन बेटा बाद में एम्प्लॉयर ने सैलरी बढ़ाने से मना कर दिया। कौन सा प्रिंसिपल वायलेट कर दिया? डिसिप्लिन। किसने तोड़ी कमिटमेंट? एम्प्लॉयर ने। बेटा जनरली एग्जाम्पल ही ऐसा आता है जैसा मैंने दिया, एम्प्लॉयर कमिटमेंट तोड़ता हुआ दिखता है आपको, ठीक है ना। मेरे बोर्ड के पेपर में पहली बार आया था ये 2010 में, कमिटमेंट पे क्वेश्चन अपना ठीक था, सच बता रहा हूं। कमिटमेंट पे क्वेश्चन आया था 2010 में पहली बार, कहीं नहीं लिखा हुआ था कहीं पर भी। तो मेरा दिमाग पता नहीं क्या दौड़ा, मैंने तो डिसिप्लिन ही लिखा। चलो जी, क्या बात क्लियर है आपको? इतनी बात, बढ़े आगे। चलो जी बेटा बात करते हैं 4th प्रिंसिपल की, यूनिटी ऑफ कमांड। बेटा यूनिटी ऑफ कमांड एक डायग्राम से क्लेरिफाई करता हूं क्या मतलब होता है यूनिटी ऑफ कमांड का। बेटा कहता है यूनिटी ऑफ कमांड दैट मींस कमांड देने वाला पर्सन एक होना चाहिए। मतलब सर ये बिल्कुल ओके सिचुएशन है, ये ओके नहीं है। बेटा सुपीरियर एक हो, चाहे उसके नीचे 100 सबऑर्डिनेट हो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो मैंने क्या करा, सुपीरियर बनाया, 1-2 बना दिए सबऑर्डिनेट, 2 नहीं चाहे 200 बेटा, ओके बात। हर इंसान ले तो एक ही पर्सन से ऑर्डर रहा है ना, लेकिन बेटा सिचुएशन कांट बी लाइक दैट। एज पर फेल ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि सबऑर्डिनेट एक है
और बेटा 2 लोगों से ऑर्डर रिसीव कर रहा है। बेटा फ्योल बताता है कि अगर ऐसा करोगे तो क्या दिक्कत आ सकती है। मान लो बेटा 2 सुपीरियर हैं ए और बी, और सबऑर्डिनेट का नाम है बेटा सी। ए और बी दोनों ने ऑर्डर दे दिया सी को कि सी आपने ये काम करना। सर अब देखना कमियां क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहली चीज बेटा सी कंफ्यूज हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि मैं किसका ऑर्डर सुनूं। मेरे लिए तो दोनों ही सुपीरियर हैं और दोनों बराबर लेवल पे काम करते हैं। कई बार बच्चों आपके सामने भी सिचुएशन आती है, ठीक है ना, मैंने टेस्ट बोल दिया, इधर से किसी मैथ्स के टीचर ने टेस्ट बोल दिया, आपके लिए तो दोनों ही बराबर है, टीचर का दर्जा तो बराबर है, आगे किसकी सुने भाई। तो कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है अगर ऑर्डर देने वाला एक से ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, सर आप बहाना बना के काम से बच सकते हो। ए आया, ए को कह दिया मैं तो बी का ऑर्डर मान रहा था, और बी आया, बी को कह दिया मैं तो ए का ऑर्डर सुन रहा था। सर काम से भी भाग सकता है सबऑर्डिनेट। तीसरी बात, सर ए और बी की आपस में लड़ाई हो सकती है, ईगो क्लैशेस। बेटा सी, जब सी से आपने पूछा ए ने कि मेरा काम नहीं हुआ, उसने कहा बी का काम कर रहा था, तो ये सोचेगा यार क्या मैं उसके बराबर के लेवल का नहीं हूं, तो उसकी सुन रहा है। और बी से जब पूछा, बी ने जब पूछा सी से, सी ने कहा मैं तो ए का काम कर रहा हूं, वो सोच रहा है यार बता मेरी बात नहीं सुनाई दे रही तेरे को, वो कोई मुझसे बड़ा थोड़ी है, हम दोनों सेम लेवल पे काम करते हैं, तो मेरी क्यों नहीं सुनी तूने। तो बेटा ये दोनों आपस में लड़ सकते हैं, ये थोड़ा सा समझदार होगा आप दोनों को लड़वा देगा। ईगो क्लैशेस, समझ में आई बात। तो कंफ्यूजन मिसअंडरस्टैंडिंग की सिचुएशन हो सकती है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं बेटा, और नोइंगली सी काम करने से बच सकता है बेटा। ए को कह दे बी का मान लिया ऑर्डर, बी को कह दे ए का मान लिया, दोनों का ही नहीं काम किया। ठीक है बात। तो बेटा फ्योल के हिसाब से कमांड देने वाला पर्सन हमेशा एक होना चाहिए। एक पर्सन के नीचे 100 सबऑर्डिनेट काम करते हो दौड़ेगा, लेकिन बेटा अगर एक सबऑर्डिनेट को एक से ज्यादा सुपीरियर ऑर्डर देगा तो बेटा ये सिचुएशन आइडियल नहीं है। ठीक है, अब यहां पर एक बात और बोल देनी जरूरी है बेटा, यहां फ्योल और टेलर की सोच में बहुत बड़ा अंतर है। हमने एक दिन टेक्निक पढ़ी थी परसों, फंक्शनल फॉरमैनशिप, याद है बेटा 8 फॉरमैन के फंक्शन पढ़े थे, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनरियन, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर, याद है ना बेटा। और उसके नीचे सबसे नीचे मैंने डायग्राम में बनाया था वर्कर, और मैंने कहा था एक वर्कर 8 फॉरमैन से ऑर्डर लेगा। टेलर ने कहा था, मैंने क्या कहा था, टेलर ने कहा था 8 जनों से ऑर्डर लेगा एक वर्कर, और यहां फ्योल क्या कह रहा है, फ्योल कह रहा है 2 भी अलाउड नहीं है, आप 8 की बात कर रहे हो, वो कहता है 1 से ही लेना चाहिए ऑर्डर। तो सर यहां टेलर और फ्योल की सोच में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है ना। पहला डिफरेंस याद रहेगा, एक और आएगा बेटा, आज ही आ जाएगा, ठीक है जी। एक डिफरेंस हो गया, याद रहेगा ना, बढ़े आगे, वैसे आज नहीं आएगा, बहुत दूर है अभी तो। बेटा 5th प्रिंसिपल, इसके बाद हम 2 मिनट का रेस्ट लेंगे, फिर 2-3 प्रिंसिपल और पढ़ के जाएंगे। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, बेटा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बहुत आराम से सुनना, मैं एक लाइन बोलूंगा आपको बाय हार्ट याद रखनी है इसको। बेटा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मींस एक्टिविटी हैविंग कॉमन गोल्स मस्ट हैव वन हेड एंड अ वन प्लान। बेटा फ्योल कहता है जिन एक्टिविटी के अलग अलग कॉमन गोल हैं उनके बेटा प्लान अलग होने चाहिए, रिसोर्सेज अलग होने चाहिए, और इंचार्ज हमेशा अलग होने चाहिए। एग्जाम्पल कैसे देता हूं मैं, हमेशा एक होंडा, बेटा एक कंपनी है होंडा, बेटा 2 व्हीलर भी प्रोड्यूस करती है, 4 व्हीलर भी प्रोड्यूस करती है। होंडा की बहुत सारी कारें आती हैं, 2 व्हीलर एक्टिवा बड़ी फेमस कार होंडा सिटी, सर कार भी बनाती है 2 व्हीलर भी बनाती है। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों के गोल्स एक जैसे हैं क्या? जितना 1 साल एक्टिवा बेचने का टारगेट होता है उतना ही टारगेट 4 व्हीलर का होता है? हो सकता है बराबर टारगेट? नहीं हो सकता। सर दिखाई दे रहा है इनके गोल अलग है। बेटा फ्योल क्या कहता है, एक्टिविटी हैविंग कॉमन गोल्स मस्ट हैव वन हेड एंड अ वन प्लान। जिन एक्टिविटी के कॉमन गोल ही अलग अलग हैं, 2 व्हीलर के गोल अलग है, 4 व्हीलर के गोल अलग है, कहता है इन सबके पास अलग अलग प्लान होना चाहिए। इसके प्लान अलग होने चाहिए, इसके प्लान अलग होने चाहिए, अलग अलग इंचार्ज होने चाहिए, और बेटा अलग अलग रिसोर्सेज होने चाहिए। बेटा इसके भी इंचार्ज अलग, इसके भी रिसोर्सेस अलग, इसके भी प्लान अलग, इसके भी प्लान अलग, रिसोर्सेस अलग, इंचार्ज अलग। सर अच्छा तब क्या हो अगर ये इकट्ठे हो जाएं? पहले बताओ इकट्ठे होते हैं? आपके शहर में दोनों के डिस्ट्रीब्यूटर हैं,
होंडा के 2 व्हीलर के भी, होंडा के 4 व्हीलर के भी एक जगह पे हैं? नहीं है ना एजेंसी, दोनों के डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग जगह पे बैठे हुए। मतलब फ्यूल का प्रिंसिपल तो फॉलो करते हैं ना बहुत अच्छे से, ठीक है ना बाबू। अच्छा होगा क्या जब बेटा अगर ये दोनों एक ही जगह पर, 2 व्हीलर 4 व्हीलर एक जगह पे बिक रहे हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के रिसोर्सेज एक हैं, यानी कि सर्विस एक जगह पर हो रही है बेटा, प्लान बनाने वाला पर्सन एक है, इंचार्ज एक है, सब कुछ इकट्ठा है बेटा, इट विल क्रिएट क्योस। सोच भी नहीं सकते आप, ये बहुत बड़ा क्योस क्रिएट हो जाएगा। होगा पता है क्या बेटा, एक गाड़ी आई सर्विस के लिए, एक एक्टिव आई, ठीक है ना, एक टूल उठा रखा है पर्टिकुलर पर्सन ने, वो क्या कर रहा है, गाड़ी का टायर खोल रहा है, और आगे पीछे से दूसरा सर्विसमैन कह रहा है ला यार टूल मुझे दे। उन्होंने कहा क्यों, कहते हैं ये एक्टिव आई है, इसका टायर खोलना है पहले मुझे। बेटा अगर आपके रिसोर्सेस अलग नहीं है ना, लड़ रहे होंगे और कुछ भी नहीं कर रहे होंगे आप, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस्ड होना अलग चीज है, और दोनों को इकट्ठा कर देना बिल्कुल अलग चीज है। फ्यूल क्या कहता है, अलग अलग गोल है तो अलग अलग प्लान रखो, अलग अलग रिसोर्सेज रखो, अलग अलग इंचार्ज होने चाहिए। क्लियर बात? एक बार जरा पांचों रीड करके बताओ, मेरे को 2 और कराने हैं कम से कम आज। बेटा 6th प्रिंसिपल स्टार्ट कर रहे हैं। 6th प्रिंसिपल है बेटा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। बेटा फ्यूल क्या कहता है, फ्यूल कहता है एम्प्लॉइज को, ये बात फ्यूल ने एम्प्लॉइज के लिए बोली कि एम्प्लॉइज आप अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। बेटा जनरली एम्प्लॉइज का इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्या होता है, एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन क्यों करता है, मैक्सिमम सैलरी। न भाई 99% लोगों का यही है कि मुझे मैक्सिमम तो मैक्सिमम सैलरी चाहिए। 1% दुनिया में थोड़े से अलग लोग भी हैं बेटा, जिनको क्या चाहिए होता है बेटा, सैलरी ना चाहे ऑनर चाहिए, थोड़ा रिकॉग्निशन चाहिए बेटा, अपने नाम चाहिए उनको, ठीक है ना। लेकिन 99% की बात करता है, मेजॉरिटी की। बेटा फ्यूल कहता है एम्प्लॉइज अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को इंपॉर्टेंस ना दें, बल्कि इंपॉर्टेंस किसको दें, ऑर्गेनाइजेशन के जनरल इंटरेस्ट को। बेटा ऑर्गेनाइजेशन का जनरल इंटरेस्ट क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये ऑर्गेनाइजेशन का जनरल इंटरेस्ट है। फ्यूल कहता है बेटा ग्रुप का इंटरेस्ट कहीं गुना ज्यादा है आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट से। ग्रुप में सब आ जाते हैं बेटा, आपके इंडिविजुअल इंटरेस्ट में सिर्फ आप आते हो, ठीक है ना। एम्प्लॉय क्या करते हैं, अपनी सैलरी मैक्सिमाइजेशन के लिए स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं। सर आप 20 दिन स्ट्राइक पर बैठे रहे, किसके लिए, अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए। और 20 दिन क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हुई, कोई सेल्स नहीं हुई बेटा, किसको लॉस हुआ, ऑर्गेनाइजेशन को। ये मत सोचना खाली ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा, अल्टीमेटली बेटा आप ही को लॉस होगा। आपने 20 दिन काम नहीं करा, ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट गिरेगा, अल्टीमेटली आपकी सैलरी गिरेगी, आपकी थोड़ी बढ़ जाएगी। बेटा फ्यूल का कहना ऐसा है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के टोटल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, जनरल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, तो आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली पूरा हो जाता है। आप क्या चाहते हैं, सैलरी मैक्सिमाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करो। आपने दिन रात काम किया, ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। बेटा ऑर्गेनाइजेशन इज आर्टिफिशियल पर्सन, वो घर थोड़ी ले जाएगी बेटा, कंपनी है, कंपनी तो पेपर पे एग्जिस्ट करती है। किसको मिलेगा पैसा, अल्टीमेटली तो आप ही को मिलेगा, आप ही में ही बटना है बेटा। तो बेटा अगर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आप कर देते हो बेटा, इट विल लीड टू द सैलरी मैक्सिमाइजेशन टू, कहीं ना कहीं आपकी सैलरी बढ़ी जाएगी बेटा। और अगर आप स्ट्राइक पर बैठे रहोगे, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा, तो कौन सी सैलरी बढ़ जाएगी, फिर तो कभी भी सैलरी नहीं बढ़ेगी, उसी पे टिके रहोगे बेटा। सर जरूरी नहीं है ना शेयर होल्डर को मिलेगा, वो पहली बार पढ़ रहा है तो मेरे से पूछ ले। शेयर होल्डर का नंबर सबसे आखिरी है, सबसे आखिरी, और वो भी कब बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद। सर ईबीआईटी में से सबसे पहले डिवेंचर का इंटरेस्ट है, देन गवर्नमेंट के टैक्सेस, देन प्रेफरेंस डिविडेंड, देन इक्विटी डिविडेंड, ये हो आप। और ईबीआईटी तक पहुंचने के लिए भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, वो भी 1000 एक्सपेंसेस हैं। तो आपका नंबर तो बहुत दूर है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है पहले एम्प्लॉय सोचती है, एम्प्लॉयज को नहीं दोगे कोई भी काम नहीं करेगा। इक्विटी के लिए तो बचेगा ही नहीं कुछ, फिर अगर एम्प्लॉय ने काम करना छोड़ दिया तो। हाँ बहुत तेज है, मैं 2 बार सुन लिया था, फिर मैं इग्नोर करता रहा। मैंने कहा चल मान जाएगा, देवांश बता देगा तुझे, फिर तो सुन ही नहीं रहा था। फिर मैंने कहा मैं ही समझाऊं इसे।
अब क्या करूँ यार, प्रोफेशन ऐसा है ना, कान तेज हो जाते हैं। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। लो जी बेटा, 7th प्रिंसिपल की बात करते हैं, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। बेटा ये प्रिंसिपल कहता है फेयर वेजेस शुड बी गिवन टू द वर्कर, वर्कर को फेयर वेजेस दो। बेटा फेयर मतलब क्या, 10 रुपए दे दे, मेरे को 10 फेयर लगते हैं मैं तो 10 दे दूंगा। बेटा किसी को लाख फेयर लगते होंगे वो लाख दे देगा, किसी को करोड़ फेयर लगते होंगे वो करोड़ दे देगा। क्या कहीं पर अमाउंट में डिफाइन है फेयर क्या है? नहीं बेटा, फ्योल ने कभी अमाउंट में डिफाइन नहीं करा कि फेयर क्या है। बेटा बस फ्योल ये कहता है फेयर वेजेस शुड बी गिवन टू द वर्कर एंड फेयर शुड बी फेयर टू बोथ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। फेयर ना बेटा दोनों के लिए फेयर होना चाहिए, एम्प्लॉयर के लिए भी फेयर होना चाहिए और एम्प्लॉय के लिए भी फेयर होना चाहिए। बेटा एम्प्लॉयर के लिए क्या चीज फेयर होती है? बेटा हर वो अमाउंट एम्प्लॉयर के लिए फेयर है जो उसकी पेइंग कैपेसिटी के अंडर आ जाए। मान लो बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन ने 20,000 रुपए महीना कमाए तो बेटा शायद उसके लिए 5,000 रुपए फेयर है। एक ऑर्गेनाइजेशन ने 1,000 करोड़ कमाए तो शायद उसके लिए बेटा कई सौ करोड़ भी फेयर है बेटा। जैसे कि बात कर लो गूगल की कमाई का कोई अंदाजा तो है नहीं बेटा, अकेले एक पर्सन को, सुंदर पिचाई को 320 करोड़ रुपए देता है गूगल, एक पर्सन की सैलरी। सीईओ ऑफ गूगल सुंदर पिचाई और रेजिडेंट ऑफ इंडिया, 320 करोड़, रोज का एवरेज 1 करोड़ रुपए मिलता है सर। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए 320 करोड़ भी फेयर है और सिर्फ एक एम्प्लॉय, और गूगल में कितने एम्प्लॉय काम करता है समझ सकते हो आप। तो सर हर वो चीज फेयर है जो एम्प्लॉयर के पेइंग कैपेसिटी में आ जाए। अगर बेटा आप कमाई 20,000 रहे हो तो आपके लिए 5-7 हज़ार ही फेयर है बेटा, और अगर आप कमाई कई करोड़ रहे हो बेटा तो आपके लिए कई करोड़ भी बेटा फेयर हो सकते हैं, ठीक है ना। और एम्प्लॉय के लिए क्या चीज फेयर होती है बेटा? हर वो चीज फेयर है बेटा जो उसको एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे। तो बेटा फ्योल इतनी सी बात करता है, फेयर वेजेस शुड बी गिवन टू द वर्कर एंड फेयर शुड बी फेयर टू बोथ द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर के लिए हर वो चीज फेयर है बेटा जो उसकी पेइंग कैपेसिटी के अंडर आती है, और एम्प्लॉय के लिए हर वो चीज फेयर है बेटा जो उसको एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देती है। क्लियर इतनी बात? एक और प्रिंसिपल पढ़ के जाएंगे, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। एक और पढ़ लो फिर चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। 8 प्रिंसिपल अगर आज हो गए तो बेटा कल 6 होने होंगे और एक नेचर, शायद सिग्निफिकेंस तो कट है बेटा, कट है ना। अच्छा लो जी, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। लो बेटा सामने देखना जरा मेरी तरफ। बेटा बात कर रहे हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल की। एक एग्जांपल सबसे पहले आपके लिए, ये शुक्र है बिजनेस स्टडीज में फ्री हैंड करना पड़ता सब कुछ, कहीं चमकाना चमकना पड़ता मैं तो फेल हो जाता। लो जी बेटा, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। बेटा सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर इन वन हैंड ओनली, और डिसीजन मेकिंग पावर इन फ्यू हैंड्स ओनली, और डिसीजन मेकिंग पावर इन द हैंड ऑफ टॉप लेवल ओनली। जब टॉप लेवल डिसीजन ले, एक इंसान डिसीजन ले, कुछ इंसान डिसीजन ले, सारे डिसीजन वही ले रहे हैं, तो बेटा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ ऊपर से चलता है। और बेटा डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिसीजन मेकिंग पावर डिस्पर्सल है बेटा टिल द लोएस्ट लेवल इन द हायरार्की। बेटा आपने क्या कर रखा है, डिसीजन मेकिंग पावर को लोएस्ट लेवल तक बांट रखा है, यानी कि डिसीजन मेकिंग पावर थी तो बेटा इस पर्सन के हाथ में, इसने बांट दी इन दोनों को, इन दोनों ने बांट दी बेटा इन दोनों को, और बेटा इन दोनों ने बांट दी फर्दर और दोनों को। बेटा इसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, डिस्पर्सल ऑफ पावर टिल द लोएस्ट लेवल इन द हायरार्की। पावर तब तक बांटते चले गए जब तक लोएस्ट लेवल नहीं आ गया, ठीक है। पहले बताओ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्लियर हुआ, फिर मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। इतनी बात क्लियर? बेटा देखो, अच्छा ना तो ये होता ना तो ये अच्छा होता। देखो सारे डिसीजन एक पर्सन के हाथ में हो तो बेटा रूटीन जॉब भी ये देख रहा है, स्ट्रेटेजिक प्लान भी यही बना रहा है, बाबू ये अच्छी सिचुएशन नहीं है। ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ जी, आपके स्कूल का प्रिंसिपल एडमिशन भी कर रहा है, ठीक है ना, टीचर्स के इंटरव्यू भी ले रहा है, बेटा झाड़ू पोछा भी मरवा रहा है क्लास में। आपको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा वैसे ये,
ठीक है ना, झाड़ू पोछा भी मरवा रहा है, देख रहा है क्लास में चौक है कि नहीं, लाइब्रेरी में बुक है कि नहीं। बेटा अगर इस सब कुछ ये देखेगा, आप समझ सकते हो ओवरबर्डन हो जाएगा, ओवरबर्डन। तो ये सिचुएशन अच्छी नहीं है सर। अच्छी तो ये भी नहीं है कि एडमिशन करना है प्रिंसिपल को, आपने कह दिया वाइस प्रिंसिपल को कि आप एडमिशन देख लो, उसने कह दिया किसी टीचर को आप देख लो, उसने कह दिया चपड़ासी को जी आप कर दो एडमिशन। ये भी बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, ठीक है ना बाबू। तो ना तो ये सिचुएशन अच्छी, ना ही ये सिचुएशन अच्छी। सर फिर अच्छा क्या है? देखो अच्छा है बेटा, एक ऑर्गेनाइजेशन को पार्शली सेंट्रलाइज होना चाहिए, पार्शली डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन। एज फार एज स्ट्रेटेजिक प्लान्स आर कंसर्न, एक ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज होना चाहिए। जहां तक स्ट्रेटेजिक प्लान की बात है, वो टॉप लेवल ही बनाए तो ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन बेटा अगर मैं बात करूं रूटीन जॉब की, तो बेटा रूटीन जॉब के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को डिसेंट्रलाइज्ड होना अच्छा माना जाता है, कि वो काम बेटा अगर लोअर लेवल ही करे तो ज्यादा अच्छा है। रूटीन जॉब्स ही तो है, कर लेगा। क्लियर हुई बात? इसके अलावा एक बात बेटा, ऐसा माना जाता है अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, बहुत कम पर्सन काम करते हैं, 5, 7, 8 लोग काम करते हैं, सर वहां पर सेंट्रलाइजेशन से अच्छी कोई चीज नहीं होती। वहां एक ही बंदा कंट्रीब्यूट करे, एक ही बंदा डिसीजन ले तो ज्यादा अच्छा है। 8 में से 4 कहेंगे मैं डिसीजन लूंगा, कुछ नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन रन ही नहीं कर सकती। तो बेटा छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेंट्रलाइजेशन थोड़ा अच्छा है। और बेटा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, सर जैसे कि मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं बैंक्स, सर वहां पर डिसेंट्रलाइजेशन बहुत अच्छा माना जाता है। इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बेटा डिसेंट्रलाइजेशन ही होता है, ठीक है ना बाबू। जनरल मैनेजर, जोनल मैनेजर, एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, लोन कौन करता है? ब्रांच मैनेजर ही करता है ना, सारी पावर बटी हुई है ना नीचे तक बेटा। या जनरल मैनेजर करता है सारे लोन। अगर सारी फाइलें उसके पास जाने लगे पागल हो जाएगा। तो बेटा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा, और छोटी के लिए बेटा सेंट्रलाइजेशन अच्छा। इंडिया में पंचायत सिस्टम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। बेटा हर केस अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाने लगे, फिर सुप्रीम कोर्ट दिन रात खोलेगी बेटा, और दिन रात खोलने के बाद भी बेटा अभी 30 साल में आ जाती है जजमेंट, 40-50 में आएगी। अगर हर केस वहीं सुना जाने लगा तो क्या होता है, गांव के लेवल के मामले पंचायत में ही निपटा दिए जाते हैं गांव के। थोड़े बड़े मामले होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट में आ जाते हैं, उससे बड़े होते हैं बेटा हाई कोर्ट तक चले आते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट का नंबर आता है। तो बेटा पंचायत सिस्टम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर हो गया? सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, ये तीनों रीड कर लो। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।